निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का जड़ावाला का दौरा, मुतासरा खानदानों से यकजहती का इजहार। इमदादी रकूम के चेक तकसीम किए। इंतहा पसंदी का किसी मजहब, जबान या इलाके से कोई ताल्लुक नहीं। ये कैंसर नुमा मरज जो हमारे मुआशरे में सायत कर रहा है, इसका मिलकर तदारुक करना होगा। अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के मामले पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मुलव्वस सरासर को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का तकरीब से खिताब। सानेह जड़ावाला पर पूरी कौम गमज़दा है। हर मजहब की इबादत गाहें काबिल एहतराम है। इंतहा पसंदी की कोई भी कार्रवाई काबिल कबूल नहीं। मुल्क दुश्मन अनासिर की साजिशों को नाकाम बनाने के लिए हम मुत्तहिद हैं। वाक़े के मरकजी किरदारों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मुतासरा इलाकों में तामीर व बहाली का अमल जारी है। इंसानी हकूक़ के निगरान विफाकी वज़ीर खलील जॉर्ज, गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान और निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का तकरीब से खिताब। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हज और उम्रे से मुतालिक मुज़ाकरात। उम्रा ज़ायरीन के लिए वीज़े की मियाद 90 दिन करने का फैसला। वीज़े पर उम्रे के अलावा सऊदी अरब के दीगर तारीखी मकामात का दौरा भी किया जा सकेगा। रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत सहूलतें बढ़ाने और दोनों मुल्कों के दरमियान फ्लाइट्स में इजाफे पर इत्तेफाक। हज अखराजात में कमी पर भी तबादला ख्याल हुआ। निगरान वज़ीर मज़हबी उमूर अनीक अहमद और सऊदी वज़ीर हज और उम्रा की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इंतखाबात कब कराने हैं, इसका फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। आइंदा इंतखाबात के नताइज के बारे में कोई राय कायम नहीं कर सकते। सियासत में किसी पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। इंतखाबात नई हल्का बंदियों के तहत होने चाहिए। सदर मुमलिकत ने जो बात कही, इस पर अफसोस है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा जहांगीर तरीन की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत ने साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने महफूज फैसला सुनाया। FIA की जानिब से 13 रोज के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी। और दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। गंडा सिंह के मुकाम पर पानी की सतह 23 फीट तक जा पहुंची। पानी का अखराज 1,74,000 क्यूसेक। बहावलनगर और लोधरा के दरियाई इलाकों से लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिली। जिला कसूर में वलेवाला के मुकाम पर दरिया सतलुज का हिफाजती बंद टूट गया। रिहायशी इलाकों में पानी दाखिल। पाक फौज की सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। मुतासरा अफराद के लिए तिब्बी इमदाद व खुराक और आर्जी रिहाइश के इंतजाम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ शो एट 6 के साथ मैं हूँ रिजवान अली अहमद। मैं हूँ नाजिया खान। टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। सबसे पहले जो खबर शेयर करेंगे वो ये कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने सानेह जड़ावाला पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि इंतहा पसंदी का किसी मजहब, जुबान या इलाके से कोई ताल्लुक नहीं है। हर शहरी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के मामले पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने जड़ावाला का दौरा करके मसीही बरादरी के साथ भरपूर यकजहती का इजहार किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 16 अगस्त को फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला में मसीही बरादरी के साथ पेश आने वाले सानहे पर मुल्क का हर शहरी रंजीदा है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि रियासत मजलूम के साथ खड़ी है। जड़ावाला के अफसोसनाक वाक़े में मुलव्विस अनासर को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। कोई ऐसा शहर नहीं है जहां पे इस कम्युनिटी की सोसाइटी में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस नहीं है। कुरान के जितने हसीन इजाज़ात हैं उन इजाज़ात में से एक मुनव्वर नाम सैयदना मरियम का है। जहां अल्लाह ने अपनी कुदरत बयान करती है वो ईसा को सामने ले आते हैं। उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये फ़र्ज़ है जैसे नमाज फ़र्ज़ है। क्या ऐसे मानने वालों को वो एक दूसरे से उलझेंगे? वो एक दूसरे की आबरू, इज्जत और जानों के दुश्मन होंगे? आप पाकिस्तान की शक्ल को मुकम्मल कर रहे हैं। हम मेजॉरिटी में हैं, मेजॉरिटेरियनिज्म पे यकीन नहीं करते। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कोई मुआशरा अदल और इंसाफ के बगैर कायम नहीं रह सकता। इंसानियत के दुश्मनों का मुत्तहिद होकर मुकाबला करेंगे।
मैं आप लोगों को ये यकीन दिलाना चाह रहा हूँ, न सिर्फ क्रिश्चियन माइनॉरिटी के साथ, चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो सिख हों, चाहे वो पारसी हों, चाहे वो अहमदी हों, चाहे वो किसी भी किस्म की माइनॉरिटीज़ से बिलोंग करते हों, अगर उनकी जान व माल पे कोई भी शख्स, कोई भी गिरोह हमला आवर होगा तो रियासत और रियासत के कवानीन को आप मजलूम के साथ पाएंगे, जालिम के साथ नहीं पाएंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने कहा कि सानहा जड़ावाला के मरकजी किरदारों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरजाघरों की तामीर नौ भी चंद रोज में मुकम्मल हो जाएगी। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने कहा कि तमाम मज़ाहिब की इबादतगाहें काबिल एहतराम हैं, हमें बर्दाश्त के कल्चर को फ़रोग़ देना होगा। निगरान वफाकी वज़ीर इंसानी हुकूक खलील जॉर्ज ने जड़ावाला में आकर मसीही बरादरी के साथ इजहार यकजहती पर निगरान वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया और कहा कि हमें सब्र का दामन थामे रखना है, चंद शरपसंद अनासर को मुल्क का अमन बर्बाद करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने मुतासरा ख़ानदानों में इमदादी चेक्स तकसीम किए। सानहा जड़ावाला में लोगों की इमलाक के नुकसान के अजाले के लिए हुकूमत की तरफ से मुतासरा अफराद में 20-20 लाख रुपए के इमदादी चेक्स तकसीम किए गए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने फर्दन मुतासरीन में चेक्स तकसीम किया और इन्हें यकीन दिलाया कि हुकूमत उनके साथ खड़ी है। निगरान वज़ीर आज़म का दौरा जड़ावाला इस अमर की भी निशानदही करता है कि हुकूमत और तमाम रियासती इदारे अक़लियतों के हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म हैं और किसी भी तशद्दुद पसंदाना कार्रवाई के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। और नाज़रीन, दुनिया का कोई भी मजहब तशद्दुद या अदम बर्दाश्त का दर्स नहीं देता। हर पढ़ा लिखा मुआशरा एहतराम आदमियत की बात करता है, लेकिन बिल्कुल मकाम अफसोस है। मकाम अफसोस यही है कि ये अमूमी रवैये हैं जो हमें माशरे में पिनपते हुए नज़र आते हैं। फिर इस तरह का वाक़यात होते हैं जो कि हमें जड़ावाला में नज़र आए हैं। लेकिन क्या ही अच्छी बात है कि इस वाक़े की ना सिर्फ भरपूर अंदाज में मजम्मत की गई है, बल्कि हर जो मकतबा फ़िक्र है उन लोगों ने यकीनी बनाया है कि वहाँ पर अपने मसीही बरादरी के साथ शाना बशाना खड़े हों, उनके उस दुख में, इस कर्ब में जिससे वो गुजर रहे हैं, बल्कि कोशिश की जाए कि जो भी उनका नुकसान हुआ है उसके भी अजाले को मुमकिन बनाया जा सके। सिद्रा अख्तर साहिबा हैं माहिर नफ्सियात, उनसे बात करते हैं बढ़ता हुआ अदम बर्दाश्त और इसके साथ साथ पुरतशद्दुद रवैये जो हम देखते हैं। छोटी छोटी सी बात है नाज़िया, उस पर भी लोग एकदम भड़क जाते हैं और बात लड़ाई झगड़े तक पहुंच जाती है। बहुत शुक्रिया सिद्रा अख्तर साहिबा, आपने वक्त दिया पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ को और PTV न्यूज़ से बात करें। आप कहिएगा ये क्या वजह है, इस पर बहुत फास्ट पेस चीज़ें हो गई हैं, एंजाइटी में इजाफा हो गया है, कुछ हमारी खुराक इस तरह की हो गई है, या फिर जो ब्रॉटअप जिसे हम तरबियत कहते हैं उसमें कुछ मसले मसाइल हैं जो कि इतना अदम बर्दाश्त बढ़ता जा रहा है? बिल्कुल ऐसा ही है कि जिस तरफ आप, जिन पहलुओं की तरफ आपने इशारा किया है, वो तो कहना चाहिए कि हमारे माशरे के अंदर देखने में आ रहा है कि ये तो बुनियादी जुज़ हैं ही। लेकिन इससे पहले कि हम इन पहलुओं की तरफ नज़र डालें, हमें ये देखना चाहिए कि माशरती तौर पे या माशरे की जो बुनियाद होती है वो इखलाकियात पे, रवादारी और मोहब्बत की बुनियाद पर होती है। और आजकल जब हम देख रहे हैं अपने माशरे के अंदर कि अदम बर्दाश्त और कंपटीशन और अना और गुस्सा और इतने मनफी जज्बात इतने कॉमन हो चुके हैं कि अब हमें किसी का मनफी रवैया ही नहीं लगता है। मतलब हमें इतनी एक्सेप्टेंस आ गई है। फिर बेशक वो जड़ावाला का वाकया हो, या बेशक वो हमारी गंदी जुबान हो, या दीवारों पे लिखी हुई गंदे अल्फाज हो, या फिर वो कोई पॉलिटिकल इंटॉलरेंस हो, जहां पर भी हम देखते हैं हमारे ये रवैये जो हैं वो उभर कर सामने आ रहे हैं। घरों से लेकर, अगर आप तलाक की शरह देखें, खुदकुशी की शरह देखें, मतलब जहां पर भी आप जिस भी पहलू को उठा के देख लें माशरती, तो आप देखते हैं इनफरादी सतह से लेके इज्तिमाई सतह तक ये जो अदम बर्दाश्त है ये एक ऐसा नासूर बन चुका है कि इसने हमारे माशरे की बुनियादों को हिला कर रख दिया है। और वजह सबसे पहले वजह ये है कि एक तो हमारे अंदर ये जो जड़ावाला वाला वाकया हुआ है, इससे अगर हम इसको एसोसिएट करें तो हमारी दीन से दूरी एक बहुत बड़ा पहलू है। एक माहिर नफ्सियात होने के नाते अगर हम अपने स्पिरिचुअल कनेक्शंस को देखें तो हमारा मजहब भी हमें इसी चीज का दर्स देता है, सब्र, बर्दाश्त, मोहब्बत, इखलाक से पेश आने का। लेकिन आजकल हम ये देख रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा पहलू जो मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगी वो ये है कि आजकल हमें कंपटीशन में है, मतलब शोहर बीवी से कंपटीशन में है, माँ बाप का आपस में कंपटीशन चल रहा है। बच्चा दुनिया में आता बाद में, पहले हम उसे कंपटीशन सिखा देते हैं कि तुमने ग्रेड ये लेना है,
اپنے جاب پلیس پہ دیکھیں، ہم ایک کمپٹیشن کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں جہاں پر ہر کسی کو اپنی برتری ثابت کرنی ہے، اور اس کے اندر وہ کسی کو رونتا ہوا چلے جائے گا یا پھر اس کی جان کو نقصان پہنچائے یا اسے مالی نقصان پہنچائے، اس سے یہ فرق نہیں پڑتا. تو میرے خیال سے یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اچھا سدرا، اسپیسیفکلی اگر جڑاوالا واقعے کے حوالے سے اگر میں بات کرنا چاہوں آپ سے، تو اس میں جو لوگ ملوث تھے وہ بظاہر سارے عاقل تھے، بالغ تھے. آخر اسکولوں میں، گھروں میں، کالجز میں کچھ تو سیکھا پڑھا ہوگا نا، انہوں نے کچھ تو جانتے ہوں گے کہ معاشرے میں کس طرح سے بیہیو کرنا ہے. پھر بھی اتنا پرتشدد رویہ، تو کیا ہم یہ کہیں کہ ہم اپنے نوجوانوں کی تربیت میں کہیں فیل ہو گئے ہیں، کہیں ناکام ہو گئے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے. میں بھی ایک یونیورسٹی میں پڑھاتی ہوں، اور ہمارے تعلیمی اداروں کا جو صرف معیار ہے وہ صرف ڈگریاں بانٹنے پر جب محدود ہو جائے گا تو وہاں پر تربیت تو بہت دور کی بات رہ گئی. اگر آپ اپنا سلیبس ہی دیکھ لیں تو ہم پہ بچوں کو کچھ بھی ان کی لائف کوپنگ سکلز یا انہیں ٹالرنس یا آپ کہیں کہ جو ان کی پرسنالٹی گرومنگ کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم نہیں سکھاتے. گھر میں نہ ماں باپ کے پاس اتنا ٹائم ہے، نہ ٹیچر کے پاس اتنا ٹائم ہے، نہ معاشرے کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ کسی کی کردار سازی کر سکے. تو بے شک یہ عاقل ہیں یا بالغ ہیں یا ان کے پاس پڑھے لکھے ہیں، لیکن ان کے پاس شعور کی کمی ہے. اور شعور جو ہے وہ انسان کو جانور بناتا ہے، اور اس جانور ہونے کے ناطے وہ پھر چیختا چلاتا ہے، وہ نقصان کرتا ہے، وہ چیرتا پھاڑتا ہے، وہ غلط الفاظ بولتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں جتنے رویے ہیں یہ انسانی رویے نہیں ہیں کہ کسی کی مقدس کتاب کو جلا دینا، کسی کی مقدس جگہ کو جلا دینا، یہ تو حیوانوں سے بھی برتر ہے. تو میرے خیال سے کہ یہ انسانی اقدار کی بالکل منافی ہے. بالکل صحیح. اب چونکہ نازکیہ نے بات کیا ہمارے معاشرے کی، تو دیکھتے ہیں یہاں اتنی نہیں ہے شرح خواندگی اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن بہت سارے ایسے ممالک ہیں سدرا جہاں پر لوگ بڑی تعداد میں یا پھر شرح خواندگی 100% ہے، لیکن وہاں پر بھی اس سے زیادہ بدتر پرتشدد رویے ان کا مظاہرہ کیا جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر ہم سری لنکا کی مثال لے لیں یا بہت سے ایسے ملک ہیں جن کو گنوایا جا سکتا ہے کہ وہاں پر بھی جب ناروے ہے، سویڈن ہے، بالکل احتجاج ہوتے ہیں تو لوگ مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اس چیز کو مد نظر رکھتے ہیں کہ آپ ایک تھریش ہولڈ ہوتا ہے، اس تھریش ہولڈ سے اوپر آپ نہ جائیں. وہاں پر ایک شخص کرتا ہے یا پھر کچھ مخصوص لوگ کرتے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر اجتماعی سطح پر اگر آپ دیکھیں کہ صرف یہ نہیں، مسجد پہ بیٹھے مولوی سے لے کے سڑک پہ کھڑے ہوئے بیکاری سے لے کر ہر شخص ایک عدم برداشت کے رویے کا شکار ہے. ہر کسی کو، اگر پاکستان میں آپ دیکھیں ہر کسی کو جلدی ہے، اور کرنا بھی اس نے کچھ نہیں ہے، لیکن اس نے وہ جلدی جو ہے وہ اتنی مچائی ہوئی ہے اپنی زندگی میں، چیزوں کو پانے کی جستجو میں، اور وہ مٹیریلزم کے اندر اس حد تک چلا گیا ہے کہ وہ سب چیزوں کو بھول چکا ہے. تو میرے خیال سے ہمیں اپنی نوجوان نسل کو، معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے میڈیا کا بھی کردار ہے، میرا بھی کردار ہے، آپ کا کردار بھی ہے، ہمیں اپنے کردار کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ انفرادی طور پہ آپ کے رویے سے کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچے. اگر آپ صرف یہ سوچ لیں گے تو کہتے ہیں کہ جبر کا موسم کب بدلے گا، ہم بدلیں گے تب بدلے گا، تو صرف ایک آپ کی تبدیلی سے ہی پوری دنیا کو بدلا جا سکتا ہے. اچھا سدرا، لیٹس کم ٹو دا کنکلوژن. جس طرح بھی آپ نے بات بھی کی، یہ تو ہم نے ثابت کر لیا، یہ تو ہم نے بات کر لی کہ یہ تو ایک مینٹل سکنس ہے. یہ لوگ عام نہیں ہیں جو اس طرح کے پرتشدد واقعات میں ملوث ہوتے ہیں اور اس ایکسٹریم پر جاتے ہیں جہاں وہ کسی کی عزت نہیں دیکھتے، کسی کی جان و مال کا کوئی وہ خیال نہیں کرتے. اب یہ چیز کتنی ضروری ہے کہ جیسے ہماری مساجد ہیں، ہمارے سکولز ہیں، ہمارے کالجز ہیں، ہماری یونیورسٹیز ہیں، اس میں بچوں کو ہم جو دنیاوی تعلیم ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سکھائیں کہ دوسروں کا احترام کیسے کرنا ہے. اور یہ نہ سوچیں کہ بچے جوان ہو چکے ہیں، ان کو اچھا برا اپنا خود پتا ہے، کیونکہ جو لوگ اس میں ملوث تھے وہ سارے، یہی پہلی والی بات جو میں نے کہی، عاقل و بالغ تھے نا، تو پھر انہوں نے یہ کام کیوں کیا. تو ہمیں مینٹلی ان کو جو ہے بچوں کو اسٹرانگ کرنے کی کتنی ضرورت ہے کہ یہ جو کام ہے یہ صحیح نہیں ہے، ہمارا دین اس کی اجازت ہرگز نہیں دیتا، محبت اور رواداری کا درس دیتا ہے. اسی پیغام کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے. بالکل اسی پیغام کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے، لیکن اس کے لیے شروعات سب سے پہلے ماں باپ کی ذمہ داری ہے. جب ماں باپ اس چیز کو فخر سے بتائیں گے کہ میرا بچہ تو مجھے مار بھی دیتا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور ہم اس سے فرینڈلی زون میں ہیں، یہ بالکل غلط پریکٹس ہے. ٹیچرز کا بچے احترام نہیں کرتے ہیں جیسے ہم اپنے دور میں کیا کرتے تھے. تو میرے خیال سے پہلے احترام کی ضرورت ہے، محبت کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کو ایکسیپٹنس کی ضرورت ہے، مذہبی ہم آہنگی کے بارے میں بتانے کی ضرورت ہے کہ کوئی کسی بھی مسلک سے ہے، شیعہ ہے، سنی ہے، مسلم ہے، کرسچن ہے، جو بھی ہے، ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے، اور یہ دیکھے بغیر کہ وہ ہم سے مختلف کیسے ہے، بلکہ ہمیں ہر کسی کو اس کی انڈیویجویلٹی کی، انفرادیت کی بنا پر ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اور یہ
کو ایجوکیشن دینا ہم سب کی ذمہ داری ہے, آپ کی بھی ذمہ داری ہے, ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کریں. ایون کہ اگر آپ سوشل میڈیا پہ ہی دیکھیں کہ ہم ایک دوسرے کے پولیٹیکل اگر کوئی بندہ اگینسٹ چلا جاتا ہے تو ہم اسی پہ اس پہ گالی گلوچ پہ اتر آتے ہیں, تو ہمارے اندر ٹالرنس تو رہی نہیں ہے, تو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بہت شکریہ سدرا اختر صاحبہ, آپ بات کر رہی تھی نیوز 286 سے, اور آپ ماہر نفسیات ہیں. جو جڑاوالا میں ہوا واقعہ, اس کے پیچھے نفسیاتی طور پر کون سے ایسے پہلو تھے جو کار فرما تھے اور جن کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. نازیہ, ایک بہت عام سی بات ہے کہ ایک وقت تھا جب اوپینینز کی رسپیکٹ ہوتی تھی کہ آپ کا اپنا اوپینین ہے اور آپ نے اپنا اظہار کر دیا ہے, تو اس سے اگر دلیل کے ذریعے کوئی اختلاف کرتا ہے تو اس اختلاف کو تسلیم بھی کیا جاتا تھا. بحث برائے بحث نہیں ہوتی تھی, اس بحث سے کچھ نہ کچھ سیکھا جاتا تھا. اب صرف غلط ثابت کرنے کے لیے بحث کی جاتی ہے. بالکل جی, اور اس میں پھر سبقت لے جانے کی کوشش میں پھر آپ یہ نہیں دیکھتے کہ کسی سے رویہ آپ کا کیسا ہو رہا ہے یا آپ اپنے معیار سے کتنا نیچے آ رہے ہیں. تو ان سب چیزوں کو دیکھنے کی اشد ضرورت ہے. یہی وقت ہے کہ جب ہم سدھر جائیں تو بہت اچھا ہو جائے گا. نگراں وفاقی وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی نے نگراں وزیر اعلیٰ سے جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کو ٹیلی فون کیا اور عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی. ان دونوں رہنماؤں نے انتخابات کے شفاف انعقاد میں الیکشن کمیشن کی بھرپور مدد کے عزم کا اعادہ کیا. نگراں وفاقی وزیر نے نگراں وزیر اعلیٰ سندھ سے مقتول صحافی جان محمد مہر کے کیس کے حوالے سے بھی گفتگو کی, جس پر نگراں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ مقتول صحافی کے کیس میں پیش رفت جاری ہے. انہوں نے مرتضیٰ سولنگی کو نگراں وفاقی وزیر اطلاعات بننے پر بھی مبارکباد دی ہے. نگراں وفاقی وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی کہتے ہیں کہ شفاف, آزادانہ اور غیر جانبدارانہ انتخابات کے انعقاد میں الیکشن کمیشن اور صوبوں کو مکمل تعاون فراہم کریں گے. گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے نگراں وفاقی وزیر نے کہا کہ شفاف انتخابات کا انعقاد ہماری مشترکہ آئینی ذمہ داری ہے. آئین کے مطابق اپنی ذمہ داریاں انجام دیں گے, کسی کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک روا نہیں رکھیں گے. اس موقع پر گورنر سندھ نے مرتضیٰ سولنگی کو نگراں وفاقی وزیر بننے پر مبارکباد دی. نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس سیلانی سے پاکستان میں یورپی یونین کی سفیر رینا کوئنکا نے اسلام آباد میں ملاقات کی. اس ملاقات میں پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان بڑھتے ہوئے دو طرفہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کثیر الجہتی شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا. دوران ملاقات علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بھی گفتگو ہوئی ہے. نگراں وفاقی وزیر مذہبی امور انیک احمد کہتے ہیں کہ روڈ ٹو مکہ منصوبہ پاکستانی عازمین حج کے لیے بہت فائدہ مند ہے. پاکستانی عمرہ زائرین کے لیے ویزے کی میعاد 90 دن کر دی گئی ہے. سعودی وزیر برائے حج و عمرہ سے نئی مردم شماری کی بنیاد پر حج کوٹے میں اضافے کا مطالبہ بھی کیا ہے. اسلام آباد میں سعودی وزیر ڈاکٹر توفیق بن فوزان کے ہمراہ نیوز کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے مابین فلائٹس میں اضافہ کیا جائے گا, جس سے سفری اخراجات میں کمی آئے گی. رپورٹ کریں گے ذیشان علی بھٹی. نگراں وزیر مذہبی امور انیک احمد اور سعودی وزیر برائے حج و عمرہ ڈاکٹر توفیق بن فوزان کے مابین وفود کی سطح پر اجلاس ہوا. اجلاس کے بعد سعودی وزیر برائے حج و عمرہ کے ہمراہ میڈیا بریفنگ دیتے ہوئے نگراں وزیر مذہبی امور نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں پاکستانی عازمین حج کو سہولت فراہم کی جائے. سعودی وزیر برائے حج و عمرہ سے نئی مردم شماری کی بنیاد پر حج کوٹہ بڑھانے کا بھی مطالبہ کیا ہے. ہم کوششیں کر رہے ہیں کہ حج کے اخراجات کم ہوں. اس وقت ہمارے پاس جو کوٹہ ہے جو ہمیں ملا ہے گورنمنٹ آف سعودیہ کنگڈم سے, وہ ہے 1,79,210. ہم نے ریکویسٹ کی ہے اس کوٹے میں براہ کرم اضافہ فرمائیں, اور پرومس کیا ہے ہمارے ڈاکٹر توفیق صاحب, توفیق ربیہ ایکسیلنسی نے, کہ انشاءاللہ تعالی یہ کوٹہ بڑھ جائے گا. سعودی وزیر برائے حج و عمرہ کا کہنا تھا کہ پاکستانیوں کے لیے 30 دنوں کے ویزے کی مدت کو بڑھا کر 90 دنوں کا کر دیا ہے. ونعمل على تطوير اكثر من 100 موقع تاریخی. ہماری یہ بھی کوشش ہے کہ ہم جو ایکسپینڈیچرز ہوتے ہیں اس دوران ان کو بھی کم کریں اور ان کو بہترین سے بہترین سہولت مہیا کریں. اور پاکستان سے جو شخص بھی عمرہ کرنے جائے گا وہ سعودی عرب کے اندر کسی بھی جگہ کا وزٹ کر سکتا ہے اس ویزے کے ذریعے. اور ہماری یہ خواہش ہے کہ جو عمرے کا وزٹ ہو کسی بھی مسلمان کا وہ ایک تاریخی وزٹ ہو اور اس کا ایکسیپشنل ایکسپیرینس. پاکستان سے جانے والا کوئی بھی معتمر سعودی عرب میں 30 دن سے زیادہ یعنی 90 دن تک رہ سکتا ہے اور سعودی عرب کے اندر کسی بھی جگہ کا وہ وزٹ کر سکتا ہے. اس موقع پر سعودی جنرل اتھارٹی آف سول ایویشن اور پاکستان سول ایویشن اتھارٹی کے مابین معاہدے پر بھی دستخط کیے گئے. معاہدے کے تحت پاکستان اور سعودی عرب کے مابین فلائٹس میں اضافہ کیا جائے گا, جس سے سفری اخراجات میں کمی آئے گی. ذیشان علی بھٹی, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, اسلام آباد.
निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज अहमद बुगटी से कमांडर FC मुअज़्ज़म अंसारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर नेक्टा ताहिर राय ने अलग अलग मुलाकात की। मुलाकात में मुख्तलिफ उमूर पर गौर किया गया। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान से यूनिसेफ के नुमाइंदा अब्दुल्ला फादिल ने मुलाकात की और शोबा सेहत से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। यूनिसेफ के सरबराह ने वज़ीर सेहत को अहम जिम्मेदारी संभालने पर मुबारकबाद दी और कहा कि आपकी कायदाना सलाहियतों से सेहत के शोबे में बेहतरी आएगी। डॉक्टर नदीम जान ने कहा कि यूनिसेफ की खिदमात को सेहत के शोबे में कदर के निगाह से देखते हैं। हमने मुल्क से पोलियो को पाक करने का अज़्म कर रखा है। पोलियो के खात्मे के लिए हंगामी बुनियादों पर काम करेंगे। उनका कहना था कि ग़िज़ाई क़िल्लत पर काबू पाने के लिए एक मरबूत हिकमत अमली के तहत काम कर रहे हैं। आवाम को बीमारियों से महफूज रखने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात को यकीनी बनाएंगे। निगरान वज़ीर तालीम और पेशा वाराना तरबियत मदद अली सिंधी ने इस्लामाबाद मॉडल स्कूल F63 का अचानक दौरा किया। निगरान वफाकी वज़ीर ने स्कूल के प्रिंसिपल की गैर मौजूदगी का नोटिस लेते हुए बरहमी का इजहार किया। उन्होंने तालीमी इदारे की ख़राब सूरत हाल पर भी शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि स्कूल की हालत ज़ार देख कर बहुत अफसोस हुआ है। गर्मियों की छुट्टियों में ये तमाम काम मुकम्मल होने चाहिए थे। निगरान वज़ीर तालीम ने एक हफ्ते के अंदर तमाम काम मुकम्मल करने की हिदायत करते हुए कहा कि उम्मीद करता हूँ कि इस्लामाबाद के तमाम स्कूल्स बाकी पाकिस्तान के लिए मॉडल बनेंगे। उन्होंने कहा कि वो स्कूलों के सरप्राइज विजिट्स जारी रखेंगे। कौमी वर्सा और सकाफत के निगरान वफाकी वज़ीर जमाल शाह ने कहा है कि कौमी वर्सा और सकाफत का फ़रोग़ ही माशरे को नफ़रत अदम बर्दाश्त से बचाकर अमन व इस्तेहकाम ला सकता है। इस्लामाबाद में डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजियम एंड आर्कियोलॉजी के मुख्तलिफ मनसूबों के लिए इजलास के दौरान उन्होंने कहा कि आसार कदीमा और सकाफती यादगारों का तहफ़्फ़ुज़ और कौमी वर्से का फ़रोग़ वक्त की अहम ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि तख्त-ए बुदमत तहसीब के अहम तरीन मकामात में से एक है। इस सिलसिले में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से तख्त भाई साइट के फ़रोग़ और तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका मनसूबे के लिए मुशावरत करेंगे। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अली मर्दान डोम की कहते हैं, निगरान सेटअप में हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी गैर जानिबदाराना इलेक्शंस का इनेकाद है, लेकिन सूबे में बिजली फराहमी और शाहराहों की हालत से भी निगरान वज़ीर आज़म को आगाह करूँगा। कोयटा में सिब्बी हब और लसपेला के मुख्तलिफ वफूद से बात करते हुए निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान का कहना था कि महदूद इख्तियारात के साथ कोशिश है इज्तिमाई मुफादात के काम करें। वफ़द में शामिल अमायदीन ने वज़ारत आला का मनसब संभालने पर अली मर्दान डोमकी को मुबारकबाद दी और नई ख्वाहिशात का इजहार किया। वफ़द में लोगों ने अपने अपने इलाकों के दरीना मसाइल से भी आगाह किया। सिंध के निगरान वज़ीर आला रिटायर्ड जस्टिस मकबूल बाकिर की सदारत में निगरान काबीना का इजलास हुआ। इस इजलास से खिताब करते हुए निगरान वज़ीर आला सिंध ने कहा कि हमें इलेक्शन कमीशन के साथ भरपूर ताउन करना है ताकि वो अपना काम एहसन तरीके से कर सके। उन्होंने कहा कि पुलिस, सेहत, रेवेन्यू और बल्दियाती हुकूमत के दफातर में अवाम के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएँ। निगरान वज़ीर आला रिटायर्ड जस्टिस मकबूल बाकिर ने कहा कि तरक्याती कामों को वक्त पर मुकम्मल करें और हुकूमत के इक़दाम बेहतर होने चाहिए ताकि लोग हुकूमत पर एतबार करें। इजलास में फैसला किया गया कि कच्चे के इलाके से डाकुओं का खात्मा किया जाए, जबकि सूबे में अमन अमान और स्ट्रीट क्राइम के खात्मे के लिए काम करना होगा। इजलास में डोनर एजेंसीज की मदद से जो प्रोजेक्ट्स जारी हैं उनको मुकम्मल करने और K4 मनसूबे पर काम की रफ्तार को तेज़ करने का फैसला किया गया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा जहांगीर तरीन ने कहा है कि सदर के ट्वीट पर हुकूमती वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हक़ाइक़ से आगाह कर दिया है। लाहौर में पार्टी रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि हम सियासी लोग हैं, हमारा काम आवाम की खिदमत करना है। तहरीक इंसाफ के लोगों से ज़्यादा ताल्लुक है, जिस वजह से वो लोग हमारी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को है और इस हवाले से हमारी पार्टी की तैयारियां मुकम्मल हैं। पार्टी के तर्जुमान फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि सदर पाकिस्तान से ऐसे ट्वीट की तवक्को नहीं थी, उन पर जिम्मेदारी है कि वो ओहदे के मुताबिक ट्वीट करते। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत ने साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। शाह महमूद कुरैशी को 4 रोज़ के लिए FIA के हवाले कर दिया गया है। अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद सुल्करनैन ने महफूज फैसला सुनाया। FIA की जानिब से 13 रोज़ के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी। दूसरी जानिब लाहौर की एहतसाब अदालत ने परवेज़ इलाही को 9 दिन के लिए नैब के हवाले कर दिया है। नैब हुकाम ने
परवेज इलाही को एहतसाब अदालत के जज जुबैर शहजाद कियानी के रूबरू पेश किया। प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इब्तदाई तहकीकात के दौरान परवेज इलाही के खिलाफ सरकारी मंसूबों में कमीशन और बदउनवानी के शवाहिद मिले हैं। नैब अफसर ने इस्तदा की कि मज़ीद तफ्तीश के लिए मुलजिम का 14 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर किया जाए। अदालत ने फ्रीकैन के वकला के दलाइल सुनने के बाद परवेज इलाही को 29 अगस्त को दोबारा पेश करने की हिदायत करते हुए उनका 9 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। नाज़रीन, सिंध के इलाके खैरपुर के नवाह में रानीपुर में चंद रोज कबल मुबैना तौर पर कत्ल होने वाली कम सिन मुलाजमा फातिमा के केस में तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया गया है। खबर कुशाई के बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की रोशनी में मजीद कार्रवाइयाँ की गई हैं। केस में नामजद मुलजम असद शाह को 4 रोज़ा रिमांड के बाद अदालत में पेश किया गया। रानीपुर अदालत के जज मोहम्मद अजीम सुरंगी ने मजीद 5 रोज़ जिस्मानी रिमांड पर मुलजिम को पुलिस के हवाले कर दिया। और अब कुछ बात करेंगे सैलाबी सूरत हाल के हवाले से। कसूर में गंडा सिंह वाला के मकाम पर दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। कसूर और इसके गिरदोनवा में इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं और अब तक पानी में फंसे 24,000 अफराद ऐसे हैं जिनको निकालकर महफूज मुकामात में मुंतकिल कर दिया गया है। कसूर में सैलाबी सूरत हाल और इमदादी सरगर्मियाँ किस अंदाज में जारी हैं, तफसील से आगाह कर रहे हैं मौज़ुमुद्दीन। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त गंडा सिंह वाला में सहजरे गांव के करीब मौजूद हूं। अगर आप मेरे पीछे देख सकें तो भारत की जानिब से छोड़े गए पानी की वजह से यहाँ पर सिर्फ तबाही नज़र आ रही है। खड़ी फसलें तबाह हो चुकी हैं। यहाँ पर हज़ारों एकड़ पर फैला जो रकबा है फसलों का वो तबाह हो चुका हुआ है। सैलाब का पानी यहाँ पर मौजूद है। भारत की जानिब से 16 अगस्त को 2.5 लाख क्यूसेक के करीब पानी जो है वो छोड़ा गया था सतलुज में और इस वक्त यहाँ पर 1,70,000 क्यूसेक जो पानी है गंडा सिंह वाला पर यहाँ से गुजर रहा है। 2 दिन कबल यहाँ से 2,70,000 क्यूसेक के करीब पानी जो है यहाँ से गुजरा। वज़ीर आला पंजाब ने भी कहा कि 35 साल बाद भारत की जानिब से इतना पानी दरिया सतलुज में छोड़ा गया है। दरिया सतलुज में बहुत ज़्यादा तबाही मच चुकी है। यहाँ पर अगर मैं बताता चलूँ तो कसूर के मुकाम के ऊपर 13 रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं यहाँ पे और कसूर के यहाँ पे ज़िले में यहाँ पे 24,000 लोगों को महफूज मुकामात के ऊपर यहाँ से निकाला जा चुका है। उसके अलावा 16,000 से ज़ायद जानवरों को भी यहाँ से महफूज मुकामात के वो मुंतकिल किया जा चुका है। फ्लड रिलीफ कैंप्स यहाँ पे कायम है। पाक फौज के जवान यहाँ मौजूद हैं, रेंजर्स के जवान यहाँ पे मौजूद हैं, 1122 यहाँ पे मौजूद है, PDMA के जवान यहाँ मौजूद हैं। लोगों को महफूज मुकामात पर निकाला जा रहा है। जो इंतहाई खतरनाक इलाके हैं उनको पहले ही खाली कराया जा चुका था। वज़ीर पंजाब ने भी बताया कि पेशगी इंतजामात अगर ना होते तो बहुत ज़्यादा तबाही हो सकती थी। तो कसूर का जो पूरा ज़िला है इस टाइम सैलाब का पानी के नीचे है। उसके अलावा पाक पतन की अगर मैं बात करूँ तो पाक पतन से 11,000 लोगों का इनखला किया गया है। विहाड़ी में 4,000 लोगों को निकाला गया है। गंडा सिंह वाला के ऊपर जो पानी की सतह है वो 25 फुट से ऊपर चली गई थी। आज इस वक्त 21 फुट तक पानी की सतह नीचे आ चुकी है। पानी यहाँ पे कम हो रहा है लेकिन अभी भी यहाँ पर जो तबाही है वो बहुत ज़्यादा है। लोगों की फसलें तबाह हो चुकी हुई हैं। जहाँ मैं खड़ा हूँ इसके पीछे आगे दर्जनों गांव यहाँ मौजूद हैं जिनका ज़मीनी रास्ता मुनक़ता हो चुका हुआ है और यहाँ से आगे रेस्क्यू बोट्स की मदद से उनको निकाला जा रहा है। 93 बोट्स जो हैं वो रेस्क्यू 1122 की जानिब से यहाँ पे इस्तेमाल की जा रही हैं। लोगों की जान को बचाना अवलिन तरजीह है और यही कोशिश की जा रही है कि लोगों को सबसे पहले यहाँ से निकाला जाए, उनके माल मवेशी को यहाँ से निकाला जाए और कोशिश ये की जा रही है कि लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर सैलाब के पानी से बचाया जा सके। नाज़रीन, दरिया सतलुज की बात करें तो हेड सलमानकी के मकाम पर भी पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है और हेड सलमानकी पर पानी की आमद और अखराज 1,67,000 से तजावुज़ कर चुकी है। जिला बहावलनगर के अवाम को 35 साल बाद इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का सामना था। हम इमदादी इदारों की जानिब से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के ऑपरेशन में भी तेज़ी आई है। मज़ीद तफसील क्या है ये बता रहे हैं फरहान मिर्जा। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह के मुकाम पर पानी की सतह में कमी आने के बाद सैलाबी रेला जिला बहावलनगर में दाखिल हो गया है। जनूबी पंजाब की पहली तहसील मंचनाबाद में हेड सलमानकी के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा जारी है। भूखा पतन और हेड इस्लाम के मुकाम पर भी पानी की आमद और खराज 1 लाख क्यूसेक से तजावज कर गया है। सैलाबी सूरत हाल में बहावलनगर के इलाके माड़ी मियाँ साहब, लालिका, वजीर का, कक्कू बोदला, कोट मखदूम, बोंगा एहसान, पीर सिकंदर, कालिया शाह और दौला आकू के इलाके शदीद मुतासिर हुए हैं। इलाका मकीनों की बड़ी तादाद अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। ताहम पाक फौज और PDMA रेस्क्यू 1122 और पंजाब पुलिस की जानिब से मुतासरीन की महफूज मुकामात पर मुंतकली का ऑपरेशन तेजी से जारी है। जिले इंतजामिया ने दरियाई बेल्ट में 30 रिलीफ कैंप्स कायम कर रखे हैं जहां मुतासरीन को खुराक, अद्वियात और जानवरों के लिए वंडा और चारे की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। दूसरी जानिब पानी के बहाव में तेजी आने के बाद बहावलपुर और लोधरा के मुमकिना मुतासरा इलाकों में पेश की हिफाजती इकदामात में तेजी आई है।
दोनों इजला में 50 से जायद रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं। फरहान मिर्जा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। और अब हम रुख करेंगे हेड सलमानकी के मुकाम पर, जहां ऊंचे दर्जे का सैलाब है। वहीं पर हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अशरफ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इस वक्त सतलुज की क्या सूरत हाल है। गंडा सिंह के मुकाम पर पानी की सतह 21 फुट और अखराज 1,74,000 क्यूसेक है। यहाँ पर पानी की सतह में बतदरीज कमी हो रही है। हेड सुलेमानकी के मुकाम पर पानी की आमद 1,55,000 क्यूसेक और अखराज भी 1,55,000 क्यूसेक है और यहाँ पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। रेस्क्यू टीमों की जानिब से 11 मुख्तलिफ मुकामात पर रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन किया जा रहा है। 40 कश्तियों के जरिए 170 से ज्यादा जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। मुख्तलिफ मुकामात से 2,500 से ज्यादा अफराद और 500 माल मवेशियों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया है। कमिश्नर साहिवाल डिवीजन शुएब इकबाल सैयद ने डिप्टी कमिश्नर जीशान हनीफ के हमरा आज फिर अटारी और हेड सुलेमानकी के मुकाम पर जारी रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। हमारे 11 यहाँ पे जो रेस्क्यू कैंप्स है, रिलीफ कैंप्स है बनाए गए हैं। हर कैंप के ऊपर इंसानी जो हेल्थ केयर है, जानवरों के लिए हेल्थ का जो मसला है, इस तरह पानी पीने का, ये शेल्टर्स है आपके सामने, ये देखें कम से कम 200 लोगों के लिए यहाँ पे इंतज़ाम है। इसी तरह हर तरह की मेडिसिन जो है, हर तरह की जो वैक्सीन है वो भी अवेलेबल है। अटारी के मुकाम पर असिस्टेंट कमिश्नर ज़ियाउल्लाह चौधरी की ज़ेरे निगरानी जारी ऑपरेशन में 772 से ज्यादा अफराद, जिनमें नौज़ायदा बच्चे, माजूर अफराद और खातीन शामिल हैं, रेस्क्यू किया गया है। मुमकिन सैलाब के पेश नज़र फ्लड रिलीफ कैंपों के साथ खैमा बस्तियों का क्याम अमल में लाया गया है। मोहम्मद अशरफ, PTV न्यूज़, रिनाला खुर्द, उकाड़ा। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद अशरफ, अपने तफसीलात से हमें आगाह किया। नाज़रीन, अगर बात करें तो इंडिया की जानिब से दरिया सतलुज में छोड़े गए पानी से ज़िला कसूर, पाकपतन, बहावल नगर, लोधरा और बहावलपुर के नशीबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल है। बहावलपुर में हमारे नुमाइंदे अब्दुल्ला मुख्तार मौजूद हैं एम्प्रेस ब्रिज के मकाम पर। उनसे मजीद तफसील जानते हैं कि वहाँ पर पानी की क्या सूरत हाल और सैलाबी खुदा न खासा मुमकिन सैलाब से बचने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं। अब्दुल्ला, आगाह कीजिएगा तफसीलात से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दरिया सतलुज के मकाम पर, और अगर यहाँ पानी की बात की जाए तो पानी यहाँ पर बिल्कुल अब तक नॉर्मल है, मगर आने वाले चंद रोज़ में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होगा। कल तक गंडा सिंह वाला के मकाम पर 2,80,000 क्यूसिक का पानी का जो रेला था वो वहाँ से गुजरा था, जो कि अब कम होकर 1,74,000 हो चुका है और पानी की सतह मुसलसल कम हो रही है। हेड सुलेमानकी पर इस वक्त 1,40,000 क्यूसिक का रेला वहां से गुजर रहा है। पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है और इस वक्त इंतहाई ऊंचे दर्जे का वहां पर सैलाब है। इंतजामिया ने अपने तमाम तर हिफाजती इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। रेस्क्यू 1122, महकमा लाइव स्टॉक, महकमा अनहार और दीगर मुतलका महकमा जात ने तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं और वो किसी भी नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए हर दम अलर्ट हैं। इंतजामिया ने मुख्तलिफ मकामात पर फ्लड रिलीफ कैंप्स भी लगा दिए हैं और लोगों को वहाँ से नकल मकानी भी करवा रहे हैं, जबकि कुछ लोग अपनी मदद आप के तहत भी नकल मकानी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला मुख्तार, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब रुख करेंगे हम भावलनगर के नवाही इलाके बुकापतन का, जहाँ पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है और दरियाई पट्टी के मकीनों ने इंतहाई परेशानी के आलम में हिफाजती इकदाम तेज़ कर दिए हैं। मजीद तफसीलात क्या हैं जानते हैं नुमाइंदा PTV न्यूज़ राना फैसल रहमान, जो इस वक्त पाल में मौजूद हैं। जी राना फैसल, आगाह कीजिएगा। भारत की जानिब से आने वाला सैलाबी रेले ने ऐसा रंग दिखाया है कि बहावल नगर की दरियाई पट्टी के लोग जो हैं वो चकरा के रह गए हैं। शदीद परेशानी के आलम में जो है हिफाजती इंतजामात जो है वो करने में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बस्ती अला बख्श में। यहाँ पर तमाम लोगों ने पैसे जमा करके यहाँ पर मशीनरी मंगाई है और हिफाजती जो है बंद यहाँ पर लगाने का काम जो है वो जारी है। ये देख लें आप कितना नुकसान हुआ है, हमारा ये फसलें ये सब तबाह हो गई हैं। अब सिर्फ हमारे पास घर बचे हैं जो वो बांध के हम बचा रहे हैं, लेकिन ये भी तकरीबन उतना काम नहीं हो रहा अच्छा, क्योंकि हमारे पास अब गुंजाइश नहीं है, सब कुछ तो ख़त्म हो गया है। वो ये मशीनों वालों को दे रहे हैं और इनसे काम करवा रहे हैं और अपनी मदद आपके तहत ये अपने घर बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर जो है इंतज़ामिया जो है वो पहुँचे ताकि हमारा जो घर है उसे जो है महफूज बनाया जा सके। इनका ये भी कहना है कि तमाम जो इलाका मकीन है उन लोगों ने पैसे जमा करके जो वो हमने यहाँ पर मशीनरी मंगवाई है ताकि अपने घरों और बीवी बच्चों को जो महफूज बना सकें।
बहुत शुक्रिया राना फैसल आपका। नाज़रीन, दरिया सतलुज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफे के बाद हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए बहावल नगर, बहावलपुर और लोधरा में पेश की हिफाजती इकदाम किए गए हैं। शिराज दुरानी इस वक्त हेड इस्लाम पर मौजूद हैं। हेड इस्लाम पर क्या सूरत हाल है, उनसे जान लेते हैं कि सैलाबी रैले की इस वक्त क्या पोजीशन है और कितना पानी, उसकी आमद कितनी और अखराज कितना है। शिराज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त विहाड़ी के करीब हेड इस्लाम पर मौजूद हूं और यहाँ पर जो सैलाबी रेला है उसकी आमद का सिलसिला जो है वो जारी है। और ये सैलाबी रेला जब कसूर और पाकपतन से होता हुआ भावल नगर से होता हुआ यहाँ पहुंचा और इसके बाद ये आगे बहावलपुर और लोधरा की तरफ जो है वो रवां दवा है। इस वक्त पानी की जो सूरत हाल है वो उसमें मज़ीद इजाफा जो है वो इसी तरह टाइम गुजरने के साथ साथ हो रहा है। और साथ ही आपको ये बताऊँ कि पूरे बहावल नगर ज़िले को इस पानी ने शदीद मुतासर किया है और गालिब इम्कान है कि आज जो दरमियानी शब है उस वक्त पानी का जो लेवल है वो पीक पर पहुँच जाएगा। इस वक्त भी हेड सुलेमानकी के मकाम पर 1,67,000 क्यूसेक का जो आमद और जो इखराज है वो वहाँ पर सिलसिला जो उसका जारी है। इसके साथ साथ इस पानी के बहाव में इसके जो मुतवातिर इसमें इजाफा हो रहा है और इस इजाफे के साथ साथ आज रात तक इसकी जो मिकदार है, जो इसकी सतह है पानी की, वो 2 लाख क्यूसेक भी क्रॉस कर सकती है। तो इस हवाले से बहावल नगर, पूरे ज़िला बहावल नगर में इस वक्त एमरजेंसी की सूरत हाल है। दफ़ा 144 नाफिज की गई है और लोगों को ऐलानात के ज़रिए वहाँ पर उनको कहा जा रहा है कि वो जो महफूज मकामात हैं उनकी तरफ मुंतकिल हो जाएं। पूरे ज़िले में इस वक्त ख़ास तौर पर जो दरिया के जो करीबी जो इलाके हैं वहाँ पर 30 से ज़ायद जो हैं वो कैंप्स वहाँ पर कायम किए गए हैं और इन कैंपों में लोगों को मुंतकिल किया जा रहा है। वहाँ पर उनकी खुराक, पानी, मेडिकल यानी कि तिब्बी इमदाद के अलावा जो उनके जो जानवर हैं उनको जब वहाँ पर मुंतकिल किया जा रहा है तो उनके लिए भी वनडे और चारे का खातिर ख्वाह जो इंतज़ामात उनको वहाँ पर यकीनी बनाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया शिराज दुरानी, आप तफसीलात से आगाह करते हैं। हेड इस्लाम पर क्या सूरत हाल है, भारत की जानिब से जो पानी छोड़ा गया है खासतौर पर दरिया सतलुज में। बिल्कुल जी, कुछ बात कर लेते हैं मौसम की सूरत हाल की। तो आइंदा 12 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म भी रहेगा और शदीद हब्स का भी इम्कान है। ताहम खित्ता पोटोहार, शिमाल मशरकी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मुल्का पहाड़ी इलाकों में चंद मुकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। और अब नजर डालेंगे हम मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर, जहां भारतीय हुकूमत ने महासरों, तलाशी की कार्रवाइयों और घरों पर छापों के जरिए लोगों की जिंदगी जहन्नुम बना रखी है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फोर्सेस, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और रियासती तहकीकाती एजेंसी इस तरह की और इदारों ने छापों और तलाशी की कार्रवाइयों को कश्मीरियों को दहशतज़दा, गिरफ्तार और खामोश कराने के लिए इस्तेमाल किया है। भारत की मुख्तलिफ रियासतों में मुकीम कश्मीरियों को भी निशाना बनाया जाता है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और दीगर हुर्रियत तंजीमों ने श्रीनगर में अपने बयानात में कहा कि भारत मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल के बारे में दुनिया को गुमराह कर रहा है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि भारत को एक दिन जम्मू कश्मीर से निकलना पड़ेगा। मोदी की ज़ेर क़यादत भारतीय हुकूमत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में मकामी मुलाजमीन की बरतरफी मुहिम को जारी रखते हुए जम्मू कश्मीर बैंक के एक सीनियर मुसलमान ऑफिसर को भारतीय सलामती के लिए खतरे के मज़हका खेज इल्ज़ाम पर बरतरफ कर दिया है। बैंक हुकाम की तरफ से जारी करदा हुक्मनामे के मुताबिक बैंक के चीफ मैनेजर को भारतीय एजेंसीज की सिफारिश पर बरतरफ किया गया है। ताहम सियासी तज्ज़ियाकार उनकी बरतरफी को जम्मू कश्मीर को एक हिंदू रियासत बनाने की मोदी हुकूमत की मुहिम का हिस्सा करार दे रहे हैं। दूसरी जानिब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर महबूबा मुफ्ती ने एक ट्वीट में सज्जाद वज़ार की बरतरफी की मजम्मत करते हुए कहा है कि कश्मीरी मुलाजमीन को गलत तरीके से जद्दोजहद आज़ादी के हामी करार देकर बरतरफ करना मकबूजा जम्मू कश्मीर में मामूल बन चुका है। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत खुद ही अदालत और जज का किरदार अदा कर रही है। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि बुजाज को अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि इस गुंडागर्दी का मकसद कश्मीरियों को खौफजदा करना है। अब्दुल हमीद लोन साहब ने हमें ज्वाइन किया है मकबूजा कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से। बहुत शुक्रिया अब्दुल हमीद लोन साहब, आपने वक्त दिया। सर, हम देखते हैं इससे पहले भारत में मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ रियासतों में जो तालिब इल्म पढ़ते थे उन्हें टारगेट किया जाता था, उनके हॉस्टल्स पर रेड किया जाता था, उनको तहरीक आज़ादी के साथ जोड़ने की कोशिश की जाती थी, उनके तालीमी करियर को तबाह किया जाता था। अब जो लोग मुलाजमत कर रहे हैं, मुसलमान हैं, कश्मीर में मौजूद हैं या भारत की किसी भी रियासत में काम कर रहे हैं, उनका ताल्लुक कश्मीर से है, उनको बरतरफ किया जाता है कौमी सलामती के लिए ख़तरा करार देकर। मोदी की हुकूमत और ख़ासतौर पर हिंदुत्व एजेंडा कुछ ज़्यादा ही पागलपन नज़र आ रहा है भारत में।
جی 5 اگست 2019 کو جب ہماری ڈیموگرافی پہ حملہ ہوا اس کے بعد بھارت نے جو ہتھ کنڈے آزمائے، حربے آزمائے، وہیں لوگوں کو بے روزگار کرنا، انہیں نوکریوں سے برطرف کرنا، جو جد آزادی کی حمایت میں وہاں لوگ تھے، چاہے وہ عام لوگ تھے یا سرکاری ملازم تھے، تو وہی معیشت کو بھی تباہ کیا گیا ہے۔ اب ہندوستان ایجنسیوں کے ذریعے جو بدنام زمانہ ایجنسیز ہیں، چاہے وہ NIA ہو، SIT ہو یا جو بھی آپریشنل فورسز ہیں، اب ان کو ہراساں کرنا، گھروں پہ چھاپے ڈالنا، خواتین کو خاص کر ہراساں کرنا، یہ معمول بن گیا ہے۔ تو وہی ہندوستان جہاں سب کچھ اچھے کی بات کرتا ہے، 5 اگست 2019 کے بعد جو صورتحال آج تک قائم ہے مقبوضہ کشمیر میں، وہاں لاقانونیت ہے، جنگل کا راج ہے، ظلم و جبر کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، تاہم اس کے باوجود کشمیریوں کے حوصلے بلند ہے، ہمالیہ کی چوٹیوں سے بھی بلند ہے، وہ ہمیں ہرا نہیں سکتا ہے، وہ ہمیں تحریک آزادی سے دستبردار بھی کر سکتا ہے، یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ بہرحال یہ ظلم و جبر انسانی حقوق کی تنظیموں کے لیے سوالیہ نشان ہے۔ جہاں بین الاقوامی برادری خاموش ہے، جہاں انسانی حقوق کی تنظیمیں کوئی خاطر خواہ کام نہیں کر رہی ہے کشمیریوں کو بچانے کی، اور بھارتی فورسز کو، ان کی ایجنسیوں کو لائسنس دیا گیا ہے کشمیریوں کو مارنے کا، انہیں ختم کرنے کا، کل کرنے کا، ہماری پراپرٹی کو ختم کرنے کا، کسی جگہ وہ جواب دہ نہیں ہے، اور یہ بدقسمتی ہے۔ اچھا عبدالحمید لون صاحب، جو کچھ کشمیریوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے نا، یہ تو نظر آ رہا ہے، لیکن آپ یہ بھی ذرا دیکھیے کہ جو کچھ وہاں سکھوں کے ساتھ ہو رہا ہے، عیسائیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، دلتوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ سر یہ تو لاوا ہے جو انڈیا کے اندر خود پک رہا ہے، تو آپ اس کا کیا انجام دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ لاوا جو ہے یہ انڈیا کو لپیٹ میں لے سکتا ہے جس طرح کی اس کی پالیسیز ہیں؟ دیکھیں جو انہوں نے آگ مقبوضہ کشمیر میں لگائی تھی، اب وہ پورے ہندوستان میں پھیل چکی ہے۔ بالکل، جب سے انتہا پسند سوچ رکھنے والی حکومت جو سنگھ پریوار ہے، جو RSS ہے، جب سے وہ اقتدار میں آئے ہیں، اس کے بعد اقلیت ہو یا اپوزیشن ہو، ان کا جینا حرام کر دیا گیا ہے۔ وہاں فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے، کوئی صحافی بات کرتا ہے تو اس کو گرفتار کیا جاتا ہے UAPA کے تحت، کوئی بھی ہیومن رائٹس ڈیفینڈر بات کرتا ہے تو اسے گرفتار کیا جاتا ہے، سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا جاتا ہے۔ وہاں پر یہ سارا کچھ جو ہے یہ RSS کی سرپرستی میں ہو رہا ہے، اور نہ وہاں پر سکھ محفوظ ہیں، نہ وہاں پر کرسچن محفوظ ہیں، نہ وہاں پر دلت محفوظ ہیں۔ آپ دیکھیں منی پور کے اندر پچھلے 6 مہینے سے جو ہے وہ گمسان کا رن پڑا ہے، وہاں پر صورتحال ایسی ہے کہ لوگ گھروں کو چھوڑ کے ہجرت کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ ریاست ہے جو اب سیکولر ریاست نہیں رہی ہے، وہاں تو یہ ایک فاشسٹ ریاست بن گئی ہے، اور اس کی سرپرستی جب مودی کر رہا ہو، آپ خود اندازہ کریں، مودی تو ایک کلر ہے، اس کے تو ہاتھ گجرات کے مسلمانوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، اس کا تو جو ذہن ہے وہ تو انتہا پسندانہ ذہن ہے، اس کی سوچ جو ہے وہ تشدد والی سوچ ہے۔ تو لہٰذا بین الاقوامی برادری کو سوچنا چاہیے، ہندوستان کو روکنا چاہیے، ہندوستان پہ پابندیاں لگنی چاہیے، ہندوستان کو جواب دہ ٹھہرانا چاہیے، نہیں تو برصغیر جنوبی ایشیا میں انتہائی سنگین صورتحال کو دیکھ رہا ہوں، اور اس سب کی ذمہ دار جو ہے وہ RSS ہے، وہ مودی کی سرپرستی میں کام کرنے والی یہ بھاجپا ہے۔ تو لہٰذا جو بین الاقوامی ادارے ہیں، جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، انہیں فوری طور پہ ان چیزوں کا نوٹس لینا چاہیے، اور ہندوستان کے ساتھ ساتھ کشمیریوں کو بچانے کا جو ہے وہ کوئی حکمت اپنانی ہوگی، انہیں RSS کے چنگل سے چھڑانے کے لیے کوئی جو ہے وہ کام کرنا ہوگا۔ عبدالحمید لون صاحب، ہم دیکھتے ہیں 5 اگست 2019 کا ذکر آپ نے بھی کیا، اور مودی نے اس وقت جس طرح سے قانون پاس کیا اور متنازع حیثیت کو تبدیل کرنے کی کوشش کی، اس کے بعد غیر کشمیریوں کو ڈومیسائل کے ذریعے وہاں آباد کرنے کی کوشش کی، اور آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی۔ بین الاقوامی برادری کی طرف سے خاموشی ہے، یہ ان کا اپنا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، یا پھر بھارت کیونکہ بہت بڑی مارکیٹ ہے اسی لیے بین الاقوامی برادری نہ تو کوئی ایکشن لے رہی ہے، نہ ہی ہمیں آوازیں سنائی دیتی ہیں بھارت کے خلاف؟ جی بالکل، جب مقبوضہ جموں کشمیر کی آئینی حیثیت کو ختم کیا گیا، اور جہاں مودی نے ایک ایسا غیر قانونی اقدام اٹھایا، چونکہ یہ اقدامات جو ہیں سیکورٹی کونسل کے قراردادوں کے منافی اقدامات ہیں، کشمیر ایک انٹرنیشنل ایشو ہے، اور پچھلے 7 دہائیوں سے وہاں پر 6 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور ہماری کئی قراردادیں اقوام متحدہ کے اندر موجود ہے۔ تو لہٰذا اگر ہندوستان دنیا کو یہ کہے کہ یہ میرا انٹرنل معاملہ ہے، تو یہ چیز جو ہے کوئی تیار نہیں ہے ماننے کے لیے۔ وہیں بین الاقوامی برادری پہ افسوس ہے، جہاں آپ نے دنیا بھول گئی ہے، جہاں ہمارے سامنے بہت ساری ریاستوں کو آزادی ملی، حق ارادت ملا،
मगर कश्मीर के हवाले से बैन-अवी बरादरी ने कोई आज तक अमली किरदार अदा नहीं किया, मोदी को इस हवाले से प्रेशराइज नहीं किया, भारत को इस हवाले से जो है ना वो प्रेशराइज नहीं किया, क्योंकि बरसगीर जनूबी एशिया में 3 एटमी ममालिक आमने सामने हैं। खुदा न खास्ता अगर यहाँ जंग छिड़ गई तो बरसगीर जनूबी एशिया के साथ पूरी दुनिया का अमन मुतासर हो सकता है। तो लिहाजा बैन-अवी बरादरी होश का नाखुन ले, मफादात को न दे, वो ट्रेड को न देखे, वो बिजनेस को न देखे, वो इंसानियत को देखे, वो इंसाफ को देखे, वो इस सूरत हाल को देखे जो रोज बरोज जो है वो संगीन होती जा रही है। तो लिहाजा बैन-अवी बरादरी को अपना दोहरा मेयार तरक करना होगा और इंसाफ के तकाजों को पूरा करना होगा और कश्मीरी अवाम को हक खुदराबी देना होगा। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल हमीद लोन साहब, सीनियर हुर्रियत रहनुमा, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, मोदी के हिंदुस्तान में हवा की बेटी पर ज़मीन तंग हो गई है। ख़वातीन के हकूक़, इस्तेहसाल और माशरती तफरीक में भारत सबसे आगे निकल चुका है। आबादी का 49% हिस्सा होने के बावजूद पार्लियामेंट में ख़वातीन की नुमाइंदगी सिर्फ 11% है। मुलाजमत में 19% और पुलिस में सिर्फ 7% ये शरह है। शरह खानदगी में ख़वातीन और मर्दों का फ़र्क 20%, जबकि पेशावर ख़वातीन की तनख्वाह मर्दों से 20% कम है। 2010 से 2022 के दौरान पेशावर ख़वातीन की तादाद में 7% कमी हुई। 2022 में कुल 6 लाख जराइम में से 71% भारतीय ख़वातीन के खिलाफ थे। 2021 की निस्बत 2022 में ख़वातीन के खिलाफ जराइम में 15.3% इजाफा हुआ। 2018 में भारत ख़वातीन के लिए ख़तरनाक तरीन ममालिक में सर फहरिस्त था। भारतीय ख़वातीन को दरपेश मसाइल में जिनसी ज़्यादती, राज़गी और कम उम्री में जबरी शादी के मसाइल हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक रोज़ाना सफ़र करने वाली ख़वातीन में से 80% को जिनसी हरासगी का सामना करना पड़ता है। भारत में रोज़ाना ख़वातीन से 86 ज़्यादती के वाक़यात पेश आते हैं, जिनमें से दिल्ली 6 वाक़यात के साथ सर फहरिस्त है। 2017 में 7000 ख़वातीन को जहेज़ न देने पर कत्ल कर दिया गया। 13 फरवरी 2023 को कानपुर में घर खाली न करने पर माँ और बेटी को रियासती एहलकारों की जानिब से जिंदा जला दिया गया। नाज़रीन, चीफ जस्टिस ने सानेह जड़ावाला से मुतालिक मुतफर्रिक दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर ली है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने सानेह जड़ावाला से मुतालिक मुतफर्रिक दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर ली है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल इस केस की समाअत करेंगे। 3 रुकनी बेंच है जो इस केस की समाअत करेगा। मजीद क्या तफसीलात हैं, एजाज हुसैन से जानते हैं। जी एजाज, आगाह कीजिएगा। जी ऐसे है कि ये ज़ाहिर एक ऐसा मामला था, इससे पहले भी जो माइनॉरिटीज के राइट्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने मुतअद्दिद बार जो है वो आज खुद नोटिस दिए और वहाँ पर भी अदालत ने, चाहे वो भोंग का मामला हो या इसके अलावा दूसरे अटक के मंदिर का मामला हो, तो इस मामले के हवाले से एक मुतफर्रिक दरख्वास्त आई थी और मुतफर्रिक दरख्वास्त अब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। अपनी सरबराही में 3 रुकनी बेंच है जो समाअत करेगा। इसमें जस्टिस अतहर मनिल्ला और जस्टिस शाहिद वहीद शामिल हैं और ये कल समाअत होने जा रही है। जो मुतल्लिका फरीक हैं इसमें उनको नोटिस जारी कर दिया गया, उनको आगाह कर दिया गया इस हवाले में कल मामले की समाअत है। और ये जो अदालत में सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस हवाले से मुतअद्दिद बार जो अक़लियतों के हुकूक और उनकी खास तौर पर इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से जो अहकाम जारी कर चुकी है और इससे पहले जितनी भी प्रोसीडिंग्स हुई हैं वो आज खुद नोटिस पे हुई हैं। जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी जो कि फॉर्मर चीफ जस्टिस है, उन्होंने भी एक बहुत अच्छा इस हवाले से बड़ा जो है जामिया फैसला दिया था। बाद में जस्टिस जवाद ख्वाजा के दौर में भी इस मामले की समाअत हुई। जस्टिस साकिब निसाब जो हैं साबिक, ये सारे साबिक चीफ जस्टिस साहिबान हैं, उन्होंने इस मामले को टेक अप किया और बड़े इसमें वाज़ेह अहकाम दिए थे। लेकिन जब इस तरह का कोई भी सानिया होता है तो कल भी जब इस मामले की समाअत होगी तो जाहिर है सुप्रीम कोर्ट में जो पहली डायरेक्शन या अहकाम उन्होंने जारी किए हुए हैं उन्हीं को वो सामने लाएंगे और ये कहेंगे कि ये जो अहकाम दिए हुए हैं इस पर अदालत को जो है वो रिपोर्ट पेश की जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया एजाज हुसैन, आप तफसील से आगाह कर रहे थे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में तो 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। सानेह जड़ावाला के हवाले से एक मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की गई थी जिस पर 3 रुकनी बेंच कायम किया गया है। जी बिल्कुल, इसी के साथ ही न्यूज़ शो @6 का वक्त भी अपने खिताब को पहुंचा। आप साथ रहे, आपका शुक्रिया।